कल के टॉपिक से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल समतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण की विधि, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज का जो टॉपिक है उसी का आगे है। समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है उसके कारण क्या क्या प्रकृति सामने आती है, या समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उन प्रकृति के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो जो भी प्रकृति है, प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ इमेज, नेचर की बात करते हैं। इस नेचर में सर्वप्रथम जो चीज है वो है पार्श्व उलट। पार्श्व उलट कल हमने जो देखा था वो जो इमेज बनता है, इमेज की प्रकृति के ऊपर था। आज उसी प्रकृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं पार्श्व उलट को लेकर। पार्श्व उलट पर क्या है? पार्श्व उलट इंग्लिश में बोला जाता है इसे लैटरल इन्वर्सन। तो पार्श्व उलट वास्तव में क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी परिघटना है, एक ऐसा फेनोमेना है जिसके कारण किसी भी वस्तु के बाएं और दाएं भाग का आपस में जो इंटरचेंज होता है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दर्पण के अंदर प्रतिबिंब में वास्तविक वस्तु की स्थिति में उसके दाएं और बाएं साइड का, दाएं और बाएं भाग का जो इंटरचेंज होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही लेटरल इन्वर्सन कहलाती है। अर्थात वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग के रूप में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है। यही परिघटना ही हमें लेटरल इन्वर्सन नाम से हम जानते हैं इसे। तो लेटरल इन्वर्सन में होता क्या है वस्तुतः कि जैसे कि ये हमारे पास कोई दर्पण है, इस दर्पण में इस तरीके से सपोज यहाँ कोई एक हमने वस्तु बनाया, इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर ले लेते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर लिया हमने ए। जब इस ए को दर्पण के अंदर हम देखेंगे तो हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा? वो भी बिल्कुल ए के रूप में ही दिखाई देगा। तो ए और ए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात इसका लेटरल इन्वर्सन नहीं हुआ। मगर यहीं पर यदि हम एक अल्फाबेट बनाते हैं बी, तो ये दर्पण के अंदर किस रूप में दिखाई देगा? हमें इस रूप में दिखाई देगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस अल्फाबेट का, इस अंग्रेजी शब्दावली का ये जो लेटर है आपका, ये जो अक्षर है, इस अक्षर का ये बायां भाग इसमें दायां भाग के रूप में प्रतीत हो रहा है और इसका दायां भाग इसके बाएं भाग के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि लेटरल इन्वर्सन या पार्श्व उलट एक ऐसी परिघटना है जब वस्तु का बाएं और दाएं भाग प्रतिबिंब में क्रमशः दाएं और बाएं भाग के रूप में हमें दिखाई देती है। यही उलट होने की घटना, यही इन्वर्ट होने की जो घटना होती है पार्श्व उलट कहलाती है। अब ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है और सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न है कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर है, उन 26 अक्षरों में से कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि पार्श्व उलट जैसी घटना करते हैं और कितने अक्षर ऐसे हैं जिनमें पार्श्व उलट जैसी घटना घटित नहीं होती है। तो यदि हम इसकी बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश अल्फाबेट के पूरे लेटर्स को लिखने पड़ेंगे। ये लेटर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ये इस तरीके से ए से लेकर जेड तक हमने अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन अक्षर को लिख दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो पार्श्व उलट जैसी घटना को, पार्श्व उलट जैसी घटना किन अक्षरों के साथ नहीं होती है। तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर ए है जिसमें पार्श्व उलट नहीं होता, बी में होगा, सी में होता है, डी में होगा, ई पर होगा, एफ में होगा, जी में होगा, एच पर नहीं होगा, आई में नहीं होगा, जे, के, एल इन सब में पार्श्व उलट जैसी घटना होती है, एम पर नहीं होगा, एन पर होगा, ओ पर नहीं होगा, पी, क्यू, आर, एस, टी पर नहीं होगा, यू पर नहीं होगा, वी पर नहीं होगा, टी, यू, वी, डब्ल्यू पर नहीं होगा, एक्स पर नहीं होगा, वाई पर नहीं होगा और जेड पर होगा। तो ये ऐसे हमारे पास कितने अल्फाबेट मिल रहे हैं? 26 अल्फाबेट में यदि देखा जाए तो अल्फाबेट ए है, एच, आई, एम, ओ,
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये इतने ऐसे अल्फाबेट हैं हमारे पास। 26 में से देखा जाए तो 1 2 3 2 5 3 8 और 3 11, अर्थात 26 में 11 अल्फाबेट ऐसे होते हैं, 11 अक्षर ऐसे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जिनमें पार्श्व उलट जैसी घटना नहीं होती, और बाकी जो 15 अक्षर है उनमें पार्श्व उलट जैसी घटना होती है। ये पार्श्व उलट से संबंधित बातें थी। इसकी दूसरी जो प्रकृति है महत्वपूर्ण, पार्श्व उलट के पश्चात, पार्श्व उलट के पश्चात जो घटना है वो या जो प्रकृति है वो है आपतित किरण हेतु परावर्तन के पश्चात विचलन कोण की गणना करना। यह भी प्रकृति के रूप में ही है कि आखिर विचलन कोण कितना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, विचलन कोण, ये विचलन कोण आपतित किरण हेतु ज्ञात किया जाता है। विचलन कोण मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का तात्पर्य यह है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक दर्पण है, इस दर्पण में जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात इस जगह हमने क्या किया, एक अभिलंब ड्रॉ किया और ये जितना अपवर्तन कोण बनाते हुए आया उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए चला गया। तो विचलन कोण की गणना का तात्पर्य यह है कि आपतित किरण जिस दिशा में आ रही है, यदि ये दर्पण नहीं होता तो ये आपतित किरण बिल्कुल यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाती, अर्थात ये प्रकाश की किरण इस किसी स्रोत बिंदु से निकल कर आ रही है, दर्पण है इस कारण परावर्तन होकर इस दिशा में चलेगी। दर्पण यदि नहीं होता तो ये बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे निकल जाती, अर्थात ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सीधे निकलती। तो प्रकाश की मूल दिशा ये है, जिस तरफ जा रही, मान लेते हैं ये ए हुआ, ये बिंदु बी पर ये टकराया और ये सी की ओर जा रहा है, तो प्रकाश की मूल दिशा क्या है, ए से सी के तरफ। मगर ये सी तक न जाकर ये इधर किसी बिंदु डी की दिशा की ओर ये चले जा रही है, अर्थात बी डी दिशा की ओर चले जा रही है। तो ये जो कोण हमें जो प्राप्त हो रहा है, यही कोण हम लोगों का क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, कि प्रकाश अपने मूल इस दिशा से कितने डिग्री की ओर इस तरीके से ये घूम गया, कितने कोण की तरफ ये मुड़ता है। तो ये जो यही जो कोण है, ये जो अपने मूल दिशा से जो विचलित हो रही है, तो कितने कोण से विचलित होती है, इसी की हमें गणना करना है। तो ये विचलन कोण है। तो विचलन कोण की गणना हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये हम लोगों का आई है, तो ये कोण हम लोगों के लिए कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एवं ये जो पूर्ण जो विचलन कोण है, इस पूर्ण विचलन कोण को हमने इस तरीके से डेल का नाम दे दिया। अतः यदि हम इसकी गणना करते हैं तो विचलन कोण डेल अर्थात एंगल डी बी सी, हमने इसको लिया, ये एंगल डी बी सी ये विचलन कोण का मान है। एवं एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल का मान 180 अंश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में इस पूरे कोण की आप बात करोगे तो ये एक रेखीय युग्म का निर्माण करता है। तो ये जो कोण जो बन रहा है ये किसके कारण बना, ये है रेखीय युग्म। अतः चूंकि परावर्तन के नियम से एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होता है, अतः 2 एंगल आई प्लस एंगल डेल बराबर 180 अंश, या एंगल डेल अर्थात विचलन कोण का मान किसके बराबर होगा, 180 अंश ऋण ट्वाइस ऑफ आर।
अर्थात आपतन कोण के 2 गुना। तो ये जो कोण का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है यही विचलन कोण का मान है। विचलन कोण अर्थात विचलन कोण का मान 180 ऋण आपतन कोण का 2 गुना। तो ये विचलन कोण की गणना होती है। ये इसकी दूसरी प्रकृति है समतल दर्पण हेतु। ये प्रकृति प्रतिबिंब से भी संबंधित है और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विधि से भी संबंधित है। इसमें तीसरी जो बात आती है विचलन कोण के पश्चात, तो विचलन कोण के पश्चात जो बात आती है प्रतिबिंब की संख्या, अर्थात दो दर्पण को यदि हम एक दूसरे से थीटा कोण पर या किसी भी एक कोण पर झुका कर रखते हैं या इंक्लाइंड करके रखते हैं, तो तीसरा जो स्थिति है, तीसरी जो बात आती है प्रतिबिंब की संख्या। समतल दर्पण हेतु, समतल दर्पण हेतु प्रतिबिंब की संख्या, अर्थात ये प्रतिबिंब की संख्या हम कब निकाल रहे हैं, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे पर थीटा कोण से झुके हुए, अर्थात हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है। ये दो समतल दर्पण है हमारे पास, ये दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से एक कोण थीटा से झुका हुआ है, अर्थात दोनों के बीच में थीटा कोण का मान है। तो प्रतिबिंब की संख्या n का मान किसके बराबर होगा? पहली स्थिति यह होती है कि हम एक राशि की गणना करते हैं 360 बटा थीटा, ये मान हम निकालते हैं 360 बटे थीटा, अर्थात 360 क्योंकि एक पूर्ण वृत्तीय कोण होता है, उस वृत्तीय कोण में इस थीटा को यदि हमने डिवाइड किया तो इस पे क्या राशि हमें प्राप्त होगी? तो 360 बटे थीटा का मान यदि सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या होती है 360 बटे थीटा ऋण 1, अर्थात ये हमेशा कैसे हो जाएगी? विषम संख्या मिलेगी। ये पहली स्थिति है, अर्थात ये कि दो दर्पण यदि एक दूसरे से थीटा कोण से झुके हुए हों तो प्रतिबिंब की जो संख्या होती है उसकी गणना करने हेतु हमें सर्वप्रथम 360 बटे थीटा नामक क्वांटिटी या 360 बटे थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान यदि सम संख्या मिला अर्थात इवन नंबर मिलता है अपने को, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की जो संख्या होगी n का मान 360 बटे थीटा ऋण 1 होगी, अर्थात प्रतिबिंब की संख्या विषम के रूप में मिलेगी या ऑड नंबर के रूप में मिलेगी। ये पहली स्थिति है। अब इसकी दूसरी स्थिति होती है यदि 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या मिला, पहले सम संख्या मिला उसकी स्थिति हमने देखी, इसको मैं इस लाइन से अलग कर देता हूं। यह सम संख्या मिलने की स्थिति क्या है? अब 360 बटे थीटा का मान यदि विषम मिलता है तो इसमें पुनः दो स्थिति आती है इस हिस्से के लिए। इनमें दो स्थिति क्या आती है कि वस्तु का पोजीशन कहाँ है, वस्तु किस जगह पर रखा हुआ है। वस्तु यदि सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा है, सिमेट्रिकल अर्थात सममित अवस्था में रखी है, या वस्तु एसिमेट्रिकल स्थिति पर रखा है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि दो दर्पण जिस कोण पर रखे हुए हैं उस कोण का एक कोण समद्विभाजक रेखा है। अब इस कोण समद्विभाजक रेखा में वस्तु की स्थिति या तो इस द्विभाजक रेखा के ऊपर हो सकती है इस बिंदु के रूप में, या वस्तु की स्थिति यदा कदा कहीं और बिंदु पर हो सकती है, किसी और जगह पर हो सकती है। तो समद्विभाजक रेखा के ऊपर जो मौजूद वस्तु है
वो हम लोगों का सिमेट्रिकल पोजीशन या सममित स्थिति कहलाएगी। एवं इस कोण समद्विभाजक रेखा से अन्यत्र किसी स्थान पर यदि वस्तु रखी हुई है वो हमारा एसिमेट्रिकल कंडीशन कहलाएगा। तो इन केस यदि इनका मान 360/थीटा का मान विषम आता है और वस्तु की स्थिति सममित स्थिति में है या सिमेट्रिकल पोजीशन में है, तो उस स्थिति में n का मान 360/थीटा ऋण 1 होगा। एवं यदि वस्तु की स्थिति एसिमेट्रिकल पोजीशन में है अर्थात विषमित स्थिति में है, एसिमेट्रिकल को बोला जाता है विषमित स्थिति, तो उस कंडीशन पर प्रतिबिंब की संख्या होगी 360/थीटा। इस प्रकार से ये किसी भी दर्पण हेतु कोई भी दो समतल दर्पण जब एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हों तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है उसकी गणना की जाती है। जैसे उदाहरणार्थ एक छोटी सी बात है कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखी हुई है और प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो n का मान होता है हमारे पास 360/थीटा से हम सर्वप्रथम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहला मान है हम ये राशि निकालेंगे। चूंकि थीटा का मान जब दो दर्पण समतल हों तो थीटा का मान होगा 0 अंश, अर्थात 360/0 डिग्री। ये करेंगे तो हमें मान क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। अर्थात जब दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर स्थित हों तो दोनों के मध्य बनने वाले कोण का मान होता है 0 अंश, और किसी भी राशि को जब 0 से हम भाग देते हैं तो उत्तर मिलता है हमें अनंत। इसलिए कहा जाता है दो समतल दर्पण के मध्य रखी हुई कोई वस्तु के कितने प्रतिबिंब निर्मित होंगे, तो उनमें प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत तक। ये वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाते रहता है, तो हमें पता होना चाहिए उसका कारण क्या है। ये इसकी बात थी। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये इसके उपरांत है। अभी हमने देखा पार्श्व उलट के बारे में, अभी हमने पढ़ा विचलन कोण के बाद, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब की संख्या के ऊपर हमने चर्चा किया। अब जो चौथी बात है ये भी इसकी प्रकृति से ही संबंधित है। उसका अर्थ है कि यदि समतल दर्पण को वस्तु की स्थिति के सापेक्ष या वस्तु को समतल दर्पण के सापेक्ष किसी कोण से जब हम टर्न करते हैं या घुमाते हैं तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य कितने कोण का अंतर आता है। तो इसका अर्थ है, इसको आप लिखना चाहें तो एक स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं कि समतल दर्पण को वस्तु के सापेक्ष या वस्तु को समतल दर्पण के सापेक्ष जब किसी कोण थीटा से घुमाया जाता है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य 2 थीटा कोण का अंतर आता है। अब ये किस प्रकार से आता है, ये चौथा जो बिंदु है ये उसी के संबंध में है। मान लेते हैं हम कि ये इस प्रकार से कोई एक दर्पण है। अब इस दर्पण में ये इस प्रकार से आपतित किरण, ये आपतित किरण है। इस पॉइंट पर हमने क्या किया है, अभिलंब खींच दिया और ये जितना आपतन कोण बनाते आया उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए चला गया। अर्थात आपतन कोण का मान I और यहाँ परावर्तन कोण का मान R। तो ये आपका इधर वस्तु होगा और इस स्थिति में प्रतिबिंब होगा। तो पहले की स्थिति में वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य जो कोण है वो एंगल I प्लस एंगल R अर्थात 2 एंगल I के बराबर है, क्योंकि R का मान भी I के ही बराबर होता है, इसलिए हमने लिया 2 आपतन कोण के बराबर है। अब हम ये मानते हैं कि वस्तु को हमने फिक्स रखा, वस्तु को, और जो दर्पण है इस दर्पण को हमने कुछ इस तरीके से कोण से हमने घुमा दिया। तो जब दर्पण को हम इस तरीके से किसी कोण से घुमाएंगे,
ये दर्पण की ये नई स्थिति है। तो दर्पण को जब हम किसी नए कोण से घुमाएंगे तो इस स्थिति में इस बिंदु पर अभिलंब की स्थिति भी घूम जाएगी। अर्थात दर्पण को हमने यहां से थीटा अंश ऊपर किया, उस स्थिति में अभिलंब का भी पोजीशन थीटा अंश बढ़ जाएगा। अर्थात अब प्रकाश की किरण जो यहां से आई थी इस अभिलंब के सापेक्ष अब इस दिशा में चले जाएगी। अर्थात यदि अभिलंब का मान थीटा अंश बढ़ा तो प्रतिबिंब का भी कोण थीटा अंश बढ़ जाएगा। अब यदि देखा जाए इसको कि इस स्थिति में प्रतिबिंब का कोण अर्थात ये इस तरीके से अभिलंब की दिशा थीटा बढ़ी और परावर्तित किरण का भी मान अभिलंब से थीटा अंश खिसक जाएगा। अर्थात ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि पुराना जो हमारा जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब का जो मान है, प्रतिबिंब का जो कोण है, ये प्रतिबिंब का कोण यहां से थीटा अंश आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पुरानी अवस्था में आपतन कोण का मान I था और परावर्तन कोण का मान R था। अब यदि आपतन कोण में थीटा अंश की वृद्धि होगी तो परावर्तन कोण में भी थीटा अंश की वृद्धि होगी। तो जब दोनों कोण में थीटा अंश की वृद्धि होगी, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य कोण एंगल I में थीटा की वृद्धि हुई और एंगल R में थीटा की वृद्धि हुई। अतः ये देखा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य कुल कोण कितना होगा, तो एंगल I प्लस एंगल R समान तो ट्वाइस ऑफ एंगल I है और थीटा आपस में जोड़ के कितने हो जाएंगे 2 थीटा। अर्थात यदि हमने वस्तु या दर्पण किसी एक को किसी दूसरे के सापेक्ष में थीटा कोण से यदि हम घुमाते हैं तो वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य 2 थीटा कोण का अंतर आता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रकृति थी। ये चौथे नंबर की प्रकृति है। 5वें नंबर का जो महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें देखना है वह है कि जब कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष या दर्पण की ओर किसी एक निश्चित गति से गति करती है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य जो गति होती है या वस्तु और प्रतिबिंब की जो सापेक्ष गति होती है उसमें 2v का अंतर आता है या 2v गति होती है उन दोनों के मध्य। इसको आप कुछ इस रूप में लिखेंगे कि ये हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण से किसी एक निश्चित दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है। अर्थात यदि ये कोई वस्तु निश्चित दूरी पर रखी हुई है, मान लो कि d मीटर पे, तो प्रतिबिंब भी इसे d मीटर के अंदर पे किसी बिंदु पर बनेगी। अर्थात मान लेते हैं कि ये वस्तु A है तो ये वस्तु ये A जो है उसके प्रतिबिंब को बताता है। इस स्टेटमेंट का या इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु A दर्पण की ओर v मीटर प्रति सेकंड से गति करते हुए जाए तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर v मीटर प्रति सेकंड से गति करते आएंगे। अब इसमें जब हम सापेक्ष गति की बात करेंगे इस स्थिति में, तो इसमें पहला है यदि वस्तु की गति बराबर v हो तो पहली बात आती है, पहला स्थिति है प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष गति बराबर हो जाता है 2v और दूसरा है
प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष गति बराबर होता है केवल 30। ये महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि अक्सर हम सिर्फ एक ही चीज को लेते हैं। एक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितनी गति कर रही है, ये v से जा रहा है और ये भी v से आ रहा है। तो सापेक्ष गति का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई ये इधर v मीटर से गया और कोई इधर से ये v मीटर से आ रहा है, जब दोनों की दिशा विपरीत होती है तो दोनों गति का मान जब सापेक्ष गति की गणना करते हैं तो जुड़ जाता है। तो v प्लस v आपस में जुड़कर हो गया 2v। इसलिए प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष गति होती है 2v। लेकिन प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष गति बात करेंगे तो दर्पण तो स्थिर अवस्था में है। दर्पण जब स्थिर अवस्था में रहेगी तो दर्पण की गति हो गई 0 और इसकी गति है v। इसलिए v प्लस जब 0 करेंगे तो केवल क्या मिलेगा हमें v। तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष गति कितनी मिल जाएगी अपने v मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों बातों को अपने को ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण है, ये 5वां बिंदु था। 6वां बिंदु है किसी भी वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब को देखने हेतु दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में आप लिखेंगे, यदि वस्तु की ऊंचाई h हो, h कैपिटल H हाइट, यदि वस्तु की ऊंचाई h हो तो h ऊंचाई की वस्तु को देखने, h ऊंचाई वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। अर्थात ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इन बातों को। छठवां बिंदु है, यदि वस्तु की ऊंचाई बराबर मीटर हो तो इस वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई ये होगी h/2। इसका मतलब ये है कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई h है, इसके पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कम से कम इसके जस्ट आधे आकार की अर्थात h/2 आकार की दर्पण की आवश्यकता होगी, जिससे कि इसके प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर जब बनेगी तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बनेगी और ये उतनी ऊंचाई की होगी और ये वस्तु उसको आसानी से देख सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रकृति थे, उसके कुछ नेचर्स थे, या समतल दर्पण प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंब के रेस्पेक्ट में बोलो या आपतित किरण के रेस्पेक्ट में हम बात करें, इतने प्रकार की ये प्रकृति को फॉलो करता है। ये समतल दर्पण के प्रकृति के बारे में था। एक छोटा सा इसका टॉपिक और है कि समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होगा। तो समतल दर्पण के उपयोग को हम 2-3 बिंदुओं में समझते हैं, क्योंकि ये मेंस में पूछा जा चुका है समतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो समतल दर्पण का उपयोग जब चर्चा करेंगे, इसके उपयोग की बात करते हैं हम समतल दर्पण का उपयोग। तो सर्वप्रथम समतल दर्पण का जो उपयोग की हम बात करते हैं तो पहला उपयोग है स्वयं को देखने हेतु, स्वयं को देखने हेतु। दूसरा इसका उपयोग है पेरिस्कोप बनाने में। तीसरा इसका उपयोग है क्लैडियोस्कोप बनाने में। पेरिस्कोप क्या होता है? ये पनडुब्बी में उपयोग होता है और ये खिलौना है एक प्रकार का क्लैडियोस्कोप। इन दोनों में इसका उपयोग होता है। पनडुब्बी में किस प्रकार से होगा? पनडुब्बी की यदि हम इसके उपयोग की बात करें, पनडुब्बी सामान्यतः ये समुद्र का तल है, पनडुब्बी बिल्कुल इसके
अंदर इस प्रकार से रहता है, और पानी के अंदर से ही यदि जल के ऊपर किसी प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है, उसको यदि देखना है तो उस हेतु कुछ इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था उस स्थिति में इस डिवाइस का उपयोग होता था। इसमें इस जगह एक समतल दर्पण रखा गया और इस जगह पर एक समतल दर्पण रखा गया, ये दो स्थान पर। इधर से कोई भी वस्तु है, इस वस्तु की प्रकाश की किरण इस दर्पण में टकराई, यहाँ से परावर्तित होकर ये इस दिशा पर आई और यहाँ से परावर्तित होकर ये देखने वाले की आंख तक पहुंची। अर्थात पनडुब्बी पानी के स्तर के ऊपर आए बगैर ही इस पानी के ऊपर में क्या चीज मौजूद है उस चीज को दिखाने का काम करता है। और इन स्थिति में ये दोनों दर्पण इस दीवार से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, 45 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। ये पेरिस्कोप का काम होता है। फ्लाइडोस्कोप किसको बोला जाता है? बचपन में हम एक खिलौना खेलते थे जिसमें 3 समतल दर्पण को इस प्रकार से त्रिभुज के रूप में रख दिया जाता था, ये, और अंदर में चूड़ी को काट काट के डाल दिया जाता था, उसको देखा जाता था घुमा घुमा कर, तो विभिन्न प्रकार के चित्र दिखते थे। तो ये एक प्रकार का खिलौना है। तो स्वयं को देखने हेतु पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है, क्लाइडोस्कोप में उपयोग किया जाता है। चौथा है कि इसे व्यवसाय के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और पांचवा है दुर्घटना रोकने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का व्यवसाय के रूप में कैसे उपयोग किया जाएगा? सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकांश दुकानों में जब दुकान का आकार छोटा हो और उस दुकान के आकार को अपने को बड़ा दिखाना है, मान लेते हैं कि दुकान का आकार छोटा है और ये दुकान है, ये उसका एंट्री गेट है, और इसको यदि बड़ा दिखाना है तो क्या किया जाता है? इसके प्रत्येक दीवार में इस प्रकार से समतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। इस समतल दर्पण को लगाने से क्या होगा? इस दर्पण के अंदर दीवार के सामने जितनी जगह है उतनी ही इसके पीछे तक उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा, अर्थात ये निर्मित हो गया। इस दर्पण में इसके सामने तक की जितनी जगह है इसके पीछे ही उतना ही हमारा जगह बन गया, और इस दर्पण पे इसके सामने जितना जगह खाली है उतना ही पीछे इधर बन गया। तो इस प्रकार से ये एक भ्रम भी पैदा करता है। यदि दुकान का आकार हमारा केवल इतना छोटा हो और इसकी आकृति लगभग इतनी बड़ी दिखाई देती है तो क्या होता है? उसमें चमक बढ़ जाता है, आकार बड़ा दिखता है और व्यावसायिक रूप से इसका लाभ मिलता है। तो एक ये उपयोग हो गया। और है दुर्घटना रोकने हेतु। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर 90 डिग्री या उससे ज़्यादा का घुमावदार मोड़ होता है, उन घुमावदार मोड़ में एक दूसरे की तरफ से आने वाले जितने भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन होते हैं उनको एक दूसरे को देखने के लिए, ताकि एक दूसरे का यदि पोजीशन देख लेंगे तो साइड देते हुए निकल जाएंगे, उस हेतु क्या किया जाता है कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से पहाड़ है और इस प्रकार से रास्ता ऐसे घूम के आया टर्न, तो यदि इस जगह पर समतल दर्पण रख दिया जाएगा तो इधर से आने वाले दोनों राहगीर लोगों को अपनी अपनी स्थिति पता चल जाएगी, कहां से कौन आ रहा है, और दुर्घटना रोकने में इसका उपयोग होता है। हालांकि समतल दर्पण का अब प्रयोग कुछ कम हो गया है इसके लिए, अब इस हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मगर उत्तल दर्पण का प्रयोग दुर्घटना रोकने हेतु समतल दर्पण के स्थान पर क्यों करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम समीक्षा करेंगे उत्तल दर्पण के टॉपिक पर। तो ये समतल दर्पण से संबंधित जो विषय था ये समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम गोलीय दर्पण शुरू करेंगे।